पश्चिम बंगाल की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा दावा। बोले, बंगाल में कमल खिलना तय, भय से मुक्ति के लिए वोट कर रही बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान जारी। मुर्शिदाबाद और सिलगुड़ी में जमकर मचा बवाल, कई घायल। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। सीएम स्टालिन और विजय थलापति समेत दिग्गजों ने डाले वोट। नमस्कार, मैं पूनम टांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करीब 1054 करोड़ रुपए की 470 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एकला बांध स्थित नवविकसित इको पार्क को भी जनता को समर्पित किया, जो पहले कूड़ा डंपिंग स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता था। कार्यक्रम के तहत 173 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 297 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन परियोजनाओं में सड़कों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था, जल निकासी, ग्रीन बेल्ट विकास और अन्य शहरी विकास कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत 6 स्मार्ट सड़कों के निर्माण कार्य की भी शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छ स्कूल अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस पहल के माध्यम से छात्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। आज यहाँ पर गोरखपुर के प्रवेश यानी गोरखपुर महानगर के प्रवेश द्वार पर कचड़े को कंचन में बदलने का जो काम नगर निगम गोरखपुर ने किया है, मैं नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था जब भी आप लखनऊ से या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहला मुकाबला आपका कचड़े से होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आज वह परिवर्तन होता गया। मुझे याद है आज से 30-35 वर्ष पहले आज जहां ट्रांसपोर्ट नगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचड़ा वहीं डंप होता था। बहुत भद्दा लगता था। पहले नगर निगम ने उसका समाधान किया। आज वहां ट्रांसपोर्ट नगर है, बेहतरीन मार्केट है, गोरखपुर की मंडी है। उसके बाद एक कचड़ा आकर के एकला बंधे पे गिरना लग गया था और यहां पे बदबू आने के साथ ही हवा में बदबू, जमीन में जहर, और परिणाम क्या था? ये पानी जब नीचे जाता था तो राप्ती नदी में जाता था, एनजीटी भी जुर्माना लगाता था और नदी के जल स्तर के बाधित होने के कारण भूजल स्तर पर भी निरंतर प्रभाव पड़ रहा था। तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमीन विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर दबंगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में सीएम ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा, स्मार्ट मीटर और कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा की गोपनीयता से कोई समझौता नहीं होगा। गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के 74 जिलों में 41,424 पदों के लिए परीक्षा 2 पालियों में होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्रों पर पेयजल और मेडिकल सुविधा अनिवार्य की जाएगी। नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में जमाखोरी पर सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं गोरखपुर के जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में 5 मामलों का निस्तारण हुआ। साथ ही पृथ्वी दिवस पर वृक्षारोपण कर बंदियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने मतदान करने का निर्णय ले लिया है और जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शुरुआत से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। सांसद ने कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनता का भरोसा ममता बनर्जी पर कायम है। मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है मतदान करने का, निर्णय ले लिया है और यूं तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही स्वतंत्र मतदान करने में बाधा डाल रही, हर प्रयास किया, लेकिन ममता जी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में स्वयं आरोप किया और अपने ही राज्य में इन सारी विसंगतियों को, परेशानियों को और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र मतदान में और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मताधिकार का अधिकार दिया है, इससे बड़ा कीमती हथियार और कीमती अधिकार नहीं होता। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की ओर से अराजकता की आशंका पहले से जताई जा रही थी, जो अब सच साबित हुई है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। पाठक ने दावा किया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और टीएमसी को बंगाल छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने तमिलनाडु में भी बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन की बात कही। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो आशंका थी कि मतदान के समय, मतदान के पहले तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो कभी भी अराजकता कर सकते हैं, आज वो आशंका सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भारत निर्वाचन आयोग को लिखित कंप्लेंट्स भी दिया है कि वहाँ कभी भी कोई अराजकता, बड़ी हिंसा हो सकती है। आज सोची समझी चाल के तहत और रणनीति बना करके अपनी हार को सुनिश्चित देख करके तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों ने, गुंडों ने जो कायराना हरकत की है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां जीत रही है। ये केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से जाना होगा और विकास की मुख्य धारा से पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना सुनिश्चित। तो वहीं कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रजेश पाठक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। कार्यक्रम में देशभक्ति प्रस्तुतियां, कवि सम्मेलन और शास्त्रीय संगीत के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के परिजनों और घायल सैनिकों को सम्मानित किया गया। वहीं डिप्टी सीएम ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया और 26 मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आज पहलगाम की घटना के 1 वर्ष बीत गए हैं। पूज्य शुभम द्विवेदी जी सहित 25 लोग पहलगाम की घटना में शहीद हुए थे। हम शहीद शुभम द्विवेदी जी के पूरे परिवार को और शहीद हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए कार्यक्रम में हम सब भाग किए हैं। शुभम द्विवेदी जी को, सभी शहीदों को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। देखिए, इसमें सैनिकों के सम्मान के लिए हमें डिफेंस के जो लोग हैं उनसे बहुत मदद मिली थी। हमने एक एक परिवार के बारे में पता किया, कौन से परिवार हैं, कहाँ पे है, क्या क्या दिक्कतें हुई उनको। मैंने पर्सनली खुद एक एक परिवार को कॉल किया है, उनसे पूरी बातचीत करी है। उनके जितना भी, वो कौन से बटालियन से थे, कौन से ऑपरेशन में थे, किस तरीके से, कैसे उनको शहादत मिली या किस तरीके से वो इंजर्ड हुए, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली खुद बात की थी। इससे डिफेंस से हमें पूरा उनके बारे में पता चला था और मैं आज इतना गर्व फील कर रही हूँ इस बात पे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा के छौता तहसील परिसर में सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोगों के नमाज अदा किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये घटना प्रशासनिक सभागार के सामने खुले क्षेत्र में हुई। वहीं घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोग और अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी गई है। लोगों का कहना है कि तहसील परिसर प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है, इसीलिए वहां किसी भी धार्मिक गतिविधियों से असुविधा हो सकती है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जो छाता तहसील में जिस तरीके से सरेआम जो नमाज पढ़ी गई, ये बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि सार्वजनिक जगहों पे जा के ऐसे नमाज पढ़ना गलत है। और जो अगर नमाजी, आप 5 टाइम के नमाजी थे, मुल्ला जी अगर आप 5 टाइम के नमाजी थे तो छाता में 5 मस्जिद बनी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि तहसील से कहीं आपको दूर जाना पड़ता, तहसील से 200 मीटर दूरी पर मस्जिद बनी हुई है। अगर आपको नमाज पढ़ने जाना था, नमाज पढ़नी थी, तो तहसील में क्यों पढ़ी आपने? मस्जिद चले जाते, 200 मीटर जाने में 5 मिनट लगते ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई, कोई बात। मेरी जानकारी में होता तो मैं क्यों पढ़ूं? नमाज अदा कर, मेरी नमाज कजा हो जाएगी, इसलिए चलो मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। दूसरी ओर मथुरा की सदर तहसील के गांव जचौदा में पिछले 40 सालों से रह रहे दर्जनों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जिस जमीन को वर्षों पहले खरीदा था, उस पर दिनेश यादव ने अपना दावा जताया है, क्योंकि पीड़ितों के पास वैध खरीद दस्तावेज होने के बावजूद खतौनी में जमीन अब भी दिनेश यादव के पिता ऋषि यादव के नाम दर्ज बताई जा रही है। आरोप है कि इसी आधार पर उसने बैंक से लोन भी लिया और ग्रामीणों को हटाने की कोशिश की। वहीं अब ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय और अपनी छत बचाने की गुहार लगाई है। ये है कि ये दिनेश यादव पुतनार सिंह ने ये तहसीलदार और ये पूरा प्रशासन इकट्ठा किया था जमीन को खंडवंड करने के लिए। ना मैं सर आपको दिखा दूं, ये 2019 में एसडीएम साहब का आदेश हुआ था कि इस 428 की सीमांकन नहीं किया जा सकता। इस पे आबादी है वह नोरे बने हुए 2019 में। तब भी प्रशासन इस नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी आ रहा है बार बार और हमको परेशान कर रहा है। कह रहा है ज़मीन को खाली कर दो, नहीं तो हम। ये है कि गांव जचौदा में दिनेश सनोप अनार सिंह यादव ने एक बैनामा किया था, जो बैनामा पूर्ण रूप से राशि लेके पूरा पैसा प्राप्त करके बैनामा किया। और बैनामा करके जिस पार्टी ने हम लोगों ने ज़मीन खरीदी, ज़मीन पर पूर्ण रूप से काबिज है, तभी से लेके आज तक गाँव बस गया है, पूरी आबादी हो गई। कुछ ज़मीन का फर्जी तरीका और पेमेंट ले गया, उसके बाद में बैनामा नहीं किया, फिर भाग गया। जो बैनामा किया है उस पर लोन। रोहा के हसनपुर क्षेत्र के फतेहपुर बाटापुरा गांव की तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है, जहां करीब 70 साल बाद गांव में बिजली और सड़क पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी है। पहले लोग मोमबत्ती, डिबिया और लालटेन के सहारे जीवन बिताने के लिए मजबूर थे, लेकिन साल 2018 में विधायक महेंद्र सिंह खडगवंशी के प्रयास से गाँव में ये सुविधाएं आई हैं। हालांकि बारिश के मौसम में अभी भी जलभराव से आवागमन में दिक्कत बनी रहती है। काफी हुआ है। हमारे गांव में क्या क्या काम हुआ? हमारे गांव में काली सड़क बनी है, 520 मीटर आरसीसी बनी है, लगभग 6-7 लाइट भी लगवाई गई हैं। और जो भी गांव के लोग समस्या को लेकर जाते हैं, उनकी समस्या का भी हल होता है। इस गांव में बिजली कब देखने को मिली है? जब से विधायक जी विधायक बने हैं, जब ये सब बिजली भेजनी, उससे पहले तो कोई बिजली नहीं थी? नहीं थी। हमारे गाँव की बात है, देखिए हमारे गाँव को विधायक जी ने 2018 में 1 करोड़ रुपए की सड़क दी है, सुल्तान ठे चौराहे से और हमारे गाँव तक। ऐसी सड़क दी है कि किसी और गांव को नहीं है। बहुत बढ़िया सड़क दी है, फर्स्ट क्लास एकदम। इस गांव में बिजली कब देखने को मिली? हमारे गांव में जो बिजली आई है भाजपा सरकार बनने के बाद आई है। अभी जो विधायक जी ने इसमें बहुत प्रयास किया था, उससे पहले यानी आजादी के बाद से कोई ना बिजली का तार था, ना कोई आधे। कानपुर जिले के महाराजपुर क्षेत्र में 11 साल के छात्र दिव्यांश की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। परिजनों ने गुरुकुल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या और साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक दिव्यांश को 15 अप्रैल को रामानुज भागवत वैद्य विद्यापीठ गुरुकुल में वैदिक शिक्षा के लिए दाखिला कराया गया था। वहीं मृतक के पिता नरेंद्र द्विवेदी की तहरीर पर पुलिस ने गुरुकुल संचालक और चालक के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हम सुबह गेहूं के खेत से काट बांध के आए तो हमको ये पता लगा कि हमारा भतीजा जो है बीमार है,
जिसको 15 तारीख को छोड़ने गुरुकुल स्कूल में गई थी लड़की, लखनऊ में। अब ये पता हमको नहीं मालूम किस जगह उस लड़की का उनके मालूम है, लेकिन वहाँ से पता चला हमको कि वो बीमार है, तो वहाँ से अस्पताल इलाज कराने के लिए लाए हैं। तो हमारे भतीजे शैलेंद्र कुमार ने हमको बताया कि कहाँ ला रहे हैं, तो कि सरसौल लिए जा रहे हैं, तो जिसमें कहा रक्षा हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराओ। तो फिर पता चला कि रक्षा से जवाब हो गया, इसको रेजेंसी लिए जा रहे हैं। मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र के नगला कैथ इलाके में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की और इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दबंगों की मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित पक्ष ने मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि शहर कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों की पुष्टि के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे बैठे थे तो उन्हें बच्चों को आगे शराब पी के आगे गाली देने लगे। तो मेरे बच्चों ने हमसे फोन किया, तो मैंने कहा घर चले जाओ। घर पहुंचे जैसे तो बच्चों ने हमें फोन किया, मैं घर पहुंचे तो मेरे घर आके माँ बहन की गालियाँ देने लगे। माँ बहन की गालियाँ देने तो मेरी गालियाँ मत दो। फिर उन्हें जब मेरा बच्चा सामने पहुंचे एकदम। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के पूरे लोथलन गाहर गांव में दबंगों ने मामूली विवाद में 2 बच्चों और महिला सहित 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित महिला के ससुर के मुताबिक पड़ोसी दबंग आए दिन शराब पीकर गाली गलौज करते हैं और विरोध करने में मारपीट की। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र की जीवनी मंडी भेरो बाजार स्थित केनरा बैंक की छत और दीवार अचानक गिर गई। वहीं हादसे के समय बैंक स्टाफ ने किसी तरह बाहर निकल अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बैंक से सटी संपत्ति में पिछले कई महीनों से अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक गहरी खुदाई की वजह से पानी निकलकर सड़क पर बहाया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब जिले के सभी प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शहर के कुल 81 स्कूलों के संचालन समय को यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब सभी स्कूल अगले आदेश तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं आदेशों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दूसरी ओर ललितपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में समाजवादी पार्टी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतला जलाने की कोशिश हुई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर को जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए योजना वापस लेने की मांग की। स्थिति बाद में नियंत्रित कर ली गई। तो वहीं चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब कमलापुर इकवानी गांव के बाहर स्थित पानी की टंकी के पास एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने शव को देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जफरपुर चौकी प्रभारी सतीश चंद्र सिंह और अलीनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने भी मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाया गया। थाना अलीनगर क्षेत्र के इकोनी ग्राम में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। शव जो है वो जला हुआ है, उसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसमें कॉज ऑफ डेथ जो आता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लोकल स्तर पर भी जानकारी की जा रही है। यदि इस बारे में कोई जानकारी दे पाता है, घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है, क्या है, संपूर्ण जानकारी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा में तुगलपुर नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने सुसाइड कर लिया। इस बात की जानकारी तब मिली जब बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, जहां बंद कमरे में प्रेमी और प्रेमिका का शव पाया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों देवरिया के रहने वाले बताए जा रहे थे। 112 के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुगलपुर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना नॉलेज पार्क पुलिस पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू पासवान उर्फ गोलू, उम्र 27 वर्ष, जो कि जनपद देवरिया का रहने वाला था, पंखे से लटका हुआ मिला वहां पर। उसी के पास ही एक महिला जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, नाम ज्योति है, वह भी मृत अवस्था में पाई गई। प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला मित्र है और ये गुड्डू पासवान उर्फ गोलू दोनों लिव इन में रह रहे थे। दोनों के शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक गुड्डू पासवान के परिजन उपस्थित हैं। अन्य विधिक कार्यवाही। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने बोलेरो और अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। ब्रेक फेल होने से हुए इस हादसे में बोलेरो में आग लग गई और उसमें सवार 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कुल 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे राहगीरों की मदद से जगदीशपुर ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के निहालपुर की बताई जा रही है, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित खिमावती कब्रिस्तान में मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने भारी बल की मौजूदगी में कब्र खोदकर दफन महिला रईसा का शव बाहर निकाला। मामला तब सामने आया जब बेटी मोहसिना ने अपनी छोटी बहन काजल और उसके पति अनीसा पर संपत्ति के लालच में हत्या कर उसे आत्महत्या दिखाने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सर क्या नाम है, मेरी माता का जो मर्डर हुआ है ना, तो मुझे शक था कि मेरी माता के साथ हादसा नहीं, ये मर्डर है। मुझे तो ये इंतला करके अटैक का दर्द था। फिर मैं तीसरे दिन जब मुझे पता लगा कि मुझे शक लगा कि हाँ ये मर्डर था, तो इस वजह से मैं डीएम सर के पास गई आज मुरादनगर थाने से, और खबर उठ रही है और क्या नाम है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही है मेरी माता की। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।